अगर कोई आपको किसी ऐसी चीज को कबूल करने के लिए मजबूर करे जो आपने की ही नहीं, तो क्या आपको लगता है कि आप इसका विरोध कर पाएंगे? अब जरा दांव को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अगर उस कबूलनामे के लिए आपकी जान दांव पर लगी हो तो क्या होगा? आपको क्या लगता है आप कितना ज्यादा सजा सह सकते हैं इससे पहले कि आप टूट जाएं और वो सब कुछ बता दें जो वे सुनना चाहते हैं? यह लिएंडर्ट, हेसेनबॉश और एसेंशन द्वीप की डरावनी कहानी है और हमेशा की तरह दर्शकों की विवेकपूर्णता की सख्त सलाह दी जाती है। जनवरी 1726 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज अटलांटिक महासागर के एक छोटे ज्वालामुखीय द्वीप पर उतरा और एक अजीब खोज की। ये वीरान द्वीप उस समय पूरी तरह से निर्जन था, लेकिन वहां कुछ डरावने संकेत थे कि कोई पहले वहां रह चुका है। उन्हें जल्दी ही एक बिखरा हुआ तंबू और एक शिविर के आसपास कुछ सामान मिले, लेकिन यह पता नहीं चल सका कि वे किसके थे। इन्हीं सामानों के बीच उन्हें एक डायरी मिली जिसमें एक बेहद अजीब और भयावह कहानी दर्ज थी। इसमें समुद्र में अपराध और किसी अनाम जहाज डूबे व्यक्ति द्वारा जीवित रहने की कहानी शामिल थी। डायरी में पीने के पानी की बेतहाशा तलाश और कछुए का खून तथा पेशाब पीने का उल्लेख था। आखिरकार नाविक उस डायरी को लेकर इंग्लैंड लौटे और इसे लेखक डैनियल डिफो को सौंप दिया, जिन्होंने सबसे प्रसिद्ध कास्टअवे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो लिखा था। इसके बाद डैनियल ने डायरी को उसकी मूल डच भाषा से अंग्रेजी में अनुवादित किया और यह कहानी 1726 में प्रकाशित हुई। इसके बाद इसे 1728 में फिर से प्रकाशित किया गया और एक बार फिर 1730 में, और हर बार जब इसे दोबारा जारी किया गया तो इसमें उस अनाम जहाज डूबे व्यक्ति के खिलाफ और भी सनसनीखेज और निंदा करने वाले विवरण जोड़े गए। आखिरकार ये स्थिति आ गई कि असल में क्या हुआ था ये बताना मुश्किल हो गया। ये 2002 तक नहीं हुआ जब एक डच इतिहासकार ने वर्षों की शोध पूरी की, तब जाकर आखिरकार यह सच्चाई सामने आई कि वास्तव में क्या हुआ था, और उस आदमी का नाम भी पता चला जिसने डायरी लिखी थी। वह आदमी लिएंडर्ट हेसेलबॉश था और संभवतः उसका जन्म लगभग 1695 में नीदरलैंड्स में हुआ था। 1710 के दशक से पहले उसके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन लगभग 15 वर्ष की उम्र में उसे मूल रूप से उसके परिवार ने छोड़ दिया था, जब उसके विधुर पिता लिएंडर्ट की 3 बहनों के साथ आधुनिक इंडोनेशिया के बटाविया चले गए। इसका मतलब था कि उसे नीदरलैंड्स में अकेला छोड़ दिया गया ताकि वह खुद अपना ख्याल रख सके। करीब 4 साल बाद लिएंडर्ट ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सैनिक के रूप में शामिल होकर दुनिया घूमने का मौका पाया। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि कुख्यात डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लगभग 100 साल पहले हुई थी, और यह कंपनी इतनी तेजी से बढ़ी कि शायद यह दुनिया की पहली वास्तव में विशाल निगम बन गई, जिसके पास अपना खुद का लोगो, झंडा और सेना थी। लिएंडर ने आगे चलकर डच नियंत्रित कोच्चि, भारत में 5 साल बिताए, जहां उनके काम के लिए उन्हें कारपोरल के पद पर पदोन्नति मिली। आने वाले वर्षों में लिएंडर बटाविया में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखक और मुनीम बन गए, लेकिन हॉलैंड लौटने की तीव्र इच्छा को नजरअंदाज करना असंभव था। इसलिए 1724 में उन्होंने कंपनी के जहाज पर अनुबंध किया। ये जहाज उन्हें घर वापस ले जाता जहां वे अपनी बाकी जिंदगी बिताते। हालांकि ये योजनाएं कभी पूरी नहीं हो सकी। इस बात के कई विवरण कि वास्तव में क्या हुआ समय के साथ खो गए हैं, लेकिन किसी बिंदु पर दौरान प्रेटनबर्ग नामक जहाज की यात्रा के दौरान लिएंडर्ट को जहाज के एक युवा नाविक के साथ पकड़ा गया जब वे पाप कर रहे थे जिन्हें सदोम और गोमोरा के पाप कहा जाता था। थोड़ा सा संदर्भ देने के लिए बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक में ये 2 अनैतिक और पापी नगर थे और कहा जाता है कि इन्हें स्वयं भगवान ने मानचित्र से मिटा दिया था। समय के साथ सदोम नाम के अंत में एक वाई जोड़ दिया गया और यह एक उपाधि बन गई जो पुरुषों के बीच माने जाने वाले अनैतिक कृत्यों का पर्याय बन गई। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लिएंडर्ट डच साम्राज्य और डच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के प्रति बेहद वफादार था, लेकिन उसके जीवन का एकमात्र पहलू जो इन व्यवस्थाओं की कठोर अपेक्षाओं से भटक गया वह था अन्य पुरुषों के प्रति उसका प्रेम। हालांकि यह बात माफी के काबिल नहीं थी और साम्राज्य पर शासन करने वाले ईसाई नैतिक कोड के साथ मेल नहीं खाती थी, तो नतीजतन लिएंडर्ट और जहाज के युवा नाविक दोनों पर आरोप लगाए गए और उन्हें मुकदमे के लिए जहाज के शासी निदेशकों के सामने पेश किया गया। मुकदमे के दौरान न तो लिएंडर्ट और न ही जहाज के युवा नाविक ने उन कथित अपराधों को स्वीकार किया जिनका उन पर आरोप लगाया गया था। अपनी रक्षा के हिस्से के रूप में लिएंडर्ट ने परिषद को बताया कि वह केवल युवा नाविक का ख्याल रखने की कोशिश कर रहा था और उनके रिश्ते को संरक्षकता जैसा बताया, लेकिन यह स्पष्टीकरण अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि लिएंडर्ट और जहाज के नाविक ने अपनी बेगुनाही बनाए रखी और यहीं से मामला और भी परेशान करने वाला मोड़ लेता है। किसी तरह की सजा देने के लिए परिषद को एक या दोनों आरोपियों से कबूलनामा लेना जरूरी था। इससे वे एक गतिरोध पर आ गए क्योंकि कोई भी कबूलनामा देने को तैयार नहीं था। इसलिए परिषद ने सच बाहर लाने के लिए अन्य तरीकों का सहारा लिया।
फिर लिंडर्ट और जहाज के युवा नाविक को बांध दिया गया और उनकी उंगलियों के बीच में बाती डाल दी गई और उन बातियों को जलाकर पूरी तरह से जलने दिया गया। लेकिन एक बार फिर इस अत्यंत पीड़ादायक यातना के बावजूद दोनों में से किसी ने भी वह कबूलनामा नहीं दिया जिसकी परिषद को तलाश थी। इस तरीके के असफल होने पर परिषद ने और भी कठोर कदम उठाए। फिर लिंडर्ट की गर्दन और सिर के चारों ओर एक कपड़े का टुकड़ा बांध दिया गया जो एक बड़े कप की तरह काम करता था। उसे मस्तूल से बांधने के बाद परिषद ने आदेश दिया कि उस कपड़े को धीरे धीरे पानी से भरा जाए। इससे लिंडर्ट के पास दो ही विकल्प बचे, या तो वह पानी पी ले या डूब जाए। तो जितनी जल्दी हो सके लिंडर्ट ने अपना पेट खारे समुद्री पानी से भर लिया जब तक कि वह अंततः बेहोश नहीं हो गया। जब वह फिर से जागा तो आखिरकार वह टूट गया और परिषद को वह कबूलनामा देने के लिए राजी हो गया जिसकी वे तलाश कर रहे थे। जो बात इसे विशेष रूप से परेशान करने वाली बनाती है वह यह है कि आज के आधुनिक नजरिए से भी इस तरह की यातना के तहत किए गए कबूलनामे कुख्यात रूप से अविश्वसनीय होते हैं। शोध से बार बार यह पाया गया है कि जब लोगों पर जबरदस्ती की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वह शारीरिक सजा हो, मानसिक दबाव, नींद की कमी आदि, तो वे झूठे कबूलनामे देने की संभावना रखते हैं। इसे और सरल शब्दों में कहें तो अगर आप किसी पर पर्याप्त दबाव डालें तो वे बस इसे रोकने के लिए आपको वही बता देंगे जो आप सुनना चाहते हैं। तो दुर्भाग्यवश चाहे यह कबूलनामा ईमानदार था या नहीं, यह दोनों लिंडर्ट और जहाज के युवा नाविक को दोषी ठहराने के लिए काफी था और सजा भी जल्दी सुना दी गई। उस समय लोग डरते थे कि जिन अपराधों का दोनों पर आरोप लगाया गया है उनके प्रति कोई भी सहनशीलता भगवान के क्रोध को उन सभी पर ले आएगी। वे चिंतित थे कि भगवान की कृपा खो जाएगी और सजा केवल दोषियों पर ही नहीं बल्कि जहाज पर मौजूद हर धर्मी व्यक्ति पर भी पड़ेगी। इससे उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। उनके मन में पापियों को मरना ही था और यह काम जल्दी ही किया जाना था। उस समय यह भी प्रचलित था कि इस प्रकार के अपराध में दोषी पाए जाने पर उन्हें एक साथ बांधकर सीधे समुद्र में फेंक दिया जाता था। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। लिएंडर्ट की अकाउंटेंट के रूप में ऊंची पदवी के कारण उसके लिए अलग सजा तय की गई थी। जहां तक जहाज के युवा नाविक की बात है, स्रोत इस बात पर असमंजस में है कि उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उसे वास्तव में उसकी संलिप्तता के कारण समुद्र में फेंक दिया गया था, लेकिन युवा नाविकों के लिए कुछ शर्तें भी लागू होती थीं। अगर आरोपी को भोला और अपनी गलतियों के परिणाम समझने के लिए बहुत छोटा माना जाता था तो कभी कभी उसके साथ नरमी बरती जाती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मामले में जहाज के युवा नाविक का भाग्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जहां तक लिएंडर की बात है, अंततः यह तय किया गया था कि उसे एक द्वीप पर निर्वासित कर दिया जाएगा और या तो उसे वहां जीवित रहने का कोई तरीका ढूंढना होगा जब तक कि कोई गुजरता हुआ जहाज उसे बचा न ले, या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक छोटी नाव तैयार करके ब्रेटनबर्ग के नाविकों ने लिएंडर को उस पर चढ़ाया और उस समय जहाज के सबसे नजदीकी द्वीप की ओर रवाना हो गए, जो कि एक द्वीप था जिसे असेंशन द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये विशेष द्वीप लगभग किसी भी चीज के पास नहीं है। सबसे नजदीकी बड़ा भूभाग अफ्रीका है जो लगभग 960 मील उत्तर पूर्व में स्थित है और पश्चिम में दक्षिण अमेरिका लगभग 1400 मील दूर है। ऐसा माना जाता है कि इस द्वीप की खोज 1501 में पुर्तगाली खोजकर्ता जोआओ डी नोवा ने की थी और उस समय यह पूरी तरह से निर्जन था और इसके पीछे बेहद ठोस कारण थे। 1725 में वहां उसका निर्वासन उसे इतिहास में इस द्वीप का पहला झात निवासी बना गया और जैसा कि सामने आया, छोड़े जाने के लिए इससे बुरा शायद ही कोई स्थान हो सकता था। जैसा कि लिएंडर ने जल्दी ही पता लगा लिया, एसेंशन द्वीप दक्षिण अटलांटिक के बीचों बीच एक दूरस्थ निर्जीव ज्वालामुखीय चट्टान का टुकड़ा है। ये लगभग 34 वर्ग मील या 88 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ न तो कोई आश्रय है, न उपजाऊ भूमि और लगभग पानी भी नहीं है। यहाँ की जलवायु बेहद गर्म और शुष्क है और भूमध्य रेखा के पास होने के कारण रातें भी कोई राहत नहीं देती। यहाँ बारिश भी दुर्लभ और अनिश्चित है, जो अक्सर महीनों तक नहीं होती और जो भी नमी गिरती है वह जल्दी ही वाष्पित हो जाती है या छिद्र युक्त लावा में समा जाती है। यहाँ कोई नदी या नाला भी नहीं है, बस कुछ खारे पानी के तालाब और तूफानों के बाद चट्टानों की दरारों में जमा होने वाली पानी की पतली धाराएं हैं। और द्वीप की स्थलाकृति भी उतनी ही शत्रुतापूर्ण है। इसके पूर्वी और दक्षिणी तटों पर खड़ी नुकीली चट्टानें हैं जो यहाँ उतरना या यहाँ से भागना लगभग असंभव बना देती हैं, जबकि अंदरूनी क्षेत्र कठोर लावा प्रवाह, राख के मैदानों और तीखे ज्वालामुखीय कगारों से ढका हुआ है। वहीं पश्चिमी ढलानें हालांकि समतल हैं, लेकिन वे भी बंजर हैं और इन्हीं लावा के मैदानों से ढकी हुई हैं जो गर्मी छोड़ते हैं। और वनस्पति भी लगभग पूरी तरह से न के बराबर थी। यहाँ बस कुछ पतली घासें, फर्न और इधर उधर बिखरी हुई कांटेदार झाड़ियां थीं जो न तो कोई छाया देती थीं और न ही ईंधन के लिए लकड़ी। और जहाँ तक खाने की बात है, द्वीप पर वह भी लगभग उतना ही सीमित था। यहाँ के मूल जानवर केवल समुद्री पक्षी और कभी कभी किनारे पर अंडे देने आने वाले कछुए ही थे। आसपास के पानी में मछलियां भरी हुई थीं, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए या तो कुछ फेंकने का साधन चाहिए था या फिर तैरकर जाना पड़ता, जो इन नुकीले पत्थरीले पानी में और भी मुश्किल था।
5 मई को लिएंडर्ट की सजा को अंजाम दिया गया। उसे प्रैट और एसबर्ग के कुछ नाविकों के साथ वहां ले जाया गया और बस वहीं छोड़ दिया गया। शायद दया दिखाते हुए कप्तान ने उसे जीवित रहने के लिए खाना, पानी, तंबू, कपड़े और आग जलाने का सामान दिया। उसे एक बंदूक भी दी गई थी, हालांकि उसे न तो गोलियां दी गईं और न ही बारूद। फिर कप्तान ने उसे बताया कि साल का यह समय गुजरते जहाजों को देखने के लिए अच्छा है और अगर लिएंडर्ट किसी जहाज को संकेत देकर रोक सके तो वह उसे बचा सकता है। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कुछ क्रू सदस्यों ने उसे द्वीप पर 2 कथित ताजे पानी के स्रोतों के बारे में बताया। कोई भी उसे ठीक ठीक यह नहीं बता सका कि उन्हें कैसे ढूंढा जाए, लेकिन कम से कम इससे उसे अपनी सजा काटने की शुरुआत में कुछ आशा मिली। समुद्र तट पर कदम रखते ही और अकेला छोड़े जाने के बाद लिएंडर्ट ने तुरंत ही एक आश्रय बनाने और खुद को घर जैसा महसूस कराने की पूरी कोशिश में लग गए। जब यह सब हो गया तो उसने अपने लिखने के सामान और एक नोटबुक निकाली ताकि वह अपनी कठिनाइयों का लेखा जोखा रखना शुरू कर सके। द्वीप पर उसका पहला सप्ताह अपने नए परिवेश के अनुकूल होने और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण द्वीप पर मौजूद 2 में से कम एक ताजे पानी के स्रोत को खोजने में बीता। अगर वह उन्हें नहीं ढूंढ पाता तो उसकी मौत तय थी। इसलिए 6 मई को उसने एक पहाड़ियों के समूह की चोटी पर चढ़कर अपनी खोज शुरू की। इससे उसे यह देखने का एक अच्छा मौका मिला कि द्वीप पर क्या क्या हो सकता है। लेकिन जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आया उसने उसका दिल डूबा दिया, क्योंकि वहां सच में देखने लायक कुछ भी नहीं था। उसके चारों ओर बहुत कम वनस्पति थी और जो कुछ उग भी रहा था वह खाने लायक नहीं था। वहां उन बेहद जरूरी ताजे पानी के स्रोतों के भी कोई निशान नहीं थे। इसलिए वह निराश होकर अपने आश्रय स्थल लौट आया और प्रार्थना करने लगा कि भगवान कोई ऐसा हादसा करवा दें जिससे उसकी जान चली जाए। लेकिन उसी रास्ते पर चलते हुए उसे कुछ ऐसा मिल गया जिससे उसकी जिंदगी और लंबी हो गई। भाग्यवश एसेंशन द्वीप वास्तव में कई खाद्य स्रोतों का घर था। लिएंडर्ट को एक प्रकार का समुद्री पक्षी मिला जिसे बूबी कहा जाता है और उन्हें पकड़ना इतना आसान था कि बस उनके पास जाकर पकड़ लिया जा सकता था। वास्तव में उसने अपने तंबू की ओर लौटते समय 3 पक्षियों को मार भी लिया और अपनी पूरी कठिनाई के दौरान वह इन पक्षियों के मांस और अंडों को भोजन का मुख्य स्रोत बना लेता है। लिएंडर्ट ने जल्दी ही यह भी देख लिया कि कछुए अंडे देने के लिए किनारे पर आते हैं, जिससे उसे और अधिक ऊर्जा और भोजन मिलता रहा। प्रेटनबर्ग के कप्तान द्वारा उसे जो भोजन दिया गया था उसमें कुछ चावल, मटर, सेम और प्याज शामिल थे, लेकिन यह जमा किया गया भोजन उसे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रख सकता था। अब समुद्री पक्षियों और कछुओं से उसके पास वाकई में जीवित रहने का मौका था। समुद्र के नमक से मांस सुरक्षित कर उसने कुछ ही दिनों में सब्जियों से एक बगीचा लगाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे इसमें कोई सफलता नहीं मिली। बहुत कम ही कुछ उगा और जो भी जमीन से अंकुरित हुआ उसे द्वीप के कुछ जानवरों ने खा लिया या कीड़ों ने खराब कर दिया। हालांकि भोजन के इन स्रोतों का होना जितना जरूरी था उससे भी ज्यादा जरूरी था कि वह पानी का एक स्थायी स्रोत ढूंढे। जहाज द्वारा उसे जो पानी की पीपा दी गई थी वह 1 महीने तक चल सकती थी, इसलिए वह बहुत भारी थी और वह उसे अपने अंतिम शिविर स्थल तक ले जाने में असमर्थ था। पानी के लिए उसे हर बार शिविर से पीपे तक पैदल जाना पड़ता था, जो इस गर्म जलवायु में उद्देश्य विफल कर देता था। निर्वासन के 10 दिन बाद उसकी डायरी में बदलाव दिखा, मानो वह अब मुश्किल से लिख पा रहा था। मनोवैज्ञानिक रूप से लिएंडर्ट को द्वीप पर उतरते ही कष्ट झेलना पड़ा और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने के साथ पानी की कमी और मौसम ने उसकी स्थिति और बिगाड़ दी। सूरज रोज लिएंडर्ट को झुलसाता था और बहुत जल्दी उसकी त्वचा पर दर्दनाक छाले पड़ गए थे। निर्वासन के पहले ही महीने में लिएंडर्ट ने भ्रम देखना शुरू कर दिया था और यह समस्या समय के साथ और भी बढ़ती गई। समय के साथ यह और अधिक स्पष्ट होता गया। उसकी डायरी में लिखा है कि उसने जहाजों को गुजरते हुए देखा जो बाद में उसकी कल्पना का हिस्सा निकले, और रात में सोने की कोशिश करते समय उसे परेशान करने वाले राक्षसों के बारे में भी बताया गया है। उसने यह भी लिखा कि उसने अपने जानने वालों और अनजान लोगों की परछाइयां देखी और यह सब शायद उस पानी की कमी के कारण हुआ जो उसे दिए गए बैरल के सूख जाने के बाद हो गई थी। जब ऐसा हुआ तो लिएंडर्ट को जीवित रहने के लिए समुद्री कछुओं का खून पीना पड़ा। वह कछुओं के मूत्राशय को भी निकालकर पीता था और अंततः उसे अपना ही मूत्र पीना पड़ा। शुरुआत में अपने दिमाग को थोड़ा स्थिर रखने के लिए उसने खुद के लिए शौक बनाने की पूरी कोशिश की, जैसे कि द्वीप पर मिली चीजों को इकट्ठा करना, जिन्हें वह एक दिन डच संग्रहालय में प्रदर्शित करने की उम्मीद करता था। लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए यह अभ्यास भी कम होता गया। 6 लंबे और पीड़ादायक महीनों तक लिएंडर्ट के लिए यही हालात रहे। न तो पानी का कोई निशान था और न ही कोई गुजरता जहाज उसे बचाने आया। फिर 14 अक्टूबर 1725 को उसने अपनी डायरी में आखिरी प्रविष्टि लिखी, जिसमें बस इतना लिखा था, उद्धरण, मैं पहले की तरह ही जिया। कभी भी उस जहाजी के शरीर या हड्डियों के टुकड़े नहीं मिले और द्वीप पर उसकी मौजूदगी का एकमात्र संकेत वे सामान थे जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज को लिएंडर्ट की आखिरी प्रविष्टि के कुछ महीनों बाद मिले थे। हालांकि आमतौर पर माना जाता है कि उसकी मृत्यु द्वीप पर ही कहीं निर्जलीकरण के कारण हुई थी।
जैसा कि पहले बताया गया था, लिंडर्ट की डायरी की सामग्री उस समय बहुत रुचिकर थी, इतना कि उसका 3 बार अनुवाद और प्रकाशन किया गया। लेकिन सवाल यह है कि उन ग्रंथों में लिंडर्ट के अपराध और उसकी कठिनाइयों का चित्रण कितना सटीक है। लिंडर्ट की मूल डायरी समय के साथ खो गई है, इसलिए हमारे पास केवल अनुवाद ही बचे हैं और वे सभी एक दूसरे से अलग हैं। यह डायरी मूल रूप से लिंडर्ट की मातृभाषा डच में लिखी गई होगी, लेकिन चूंकि अंग्रेजी पाठकों की संख्या अधिक थी, इसलिए इसका अनुवाद करना आवश्यक था और अनुवाद में अक्सर चीजें खो जाती हैं या कुछ नया जुड़ जाता है। लिंडर्ट के फंसे जाने के 1 साल बाद लंदन में इसका पहला झ्यात अंग्रेजी संस्करण एन ऑथेंटिक रिलेशन शीर्षक से प्रकाशित हुआ था और कहा गया था कि यह शब्दशः अनुवाद है। हालांकि इस कहानी का अध्ययन करने वाले इतिहासकारों ने इस संस्करण के कुछ तत्वों को संदिग्ध पाया है। उदाहरण के लिए, इसमें स्वर एक प्रत्यक्ष संघर्ष से बदलकर बाइबल प्रेरित उपदेशों के रिकॉर्ड जैसा हो जाता है, मानो किसी मोचन कथा की भूमिका तैयार की जा रही हो। इस संस्करण में आस्था और धर्म पर डाला गया प्रकाश भी उस समय के अंग्रेजी प्यूरिटेन साहित्य की झलक देता है, जो एक डच बही खाते के लहजे से अपेक्षित स्वर के विपरीत प्रतीत होता है। 1728 में इस डायरी को फिर से कई अलग अलग शीर्षकों के तहत प्रकाशित किया गया, जिनमें से प्रत्येक में कहानी में अपनी अपनी मोड़ और बदलाव जोड़े गए। कुछ संस्करणों में भगवान को लिखे और उनसे प्राप्त पत्र जोड़े गए, जबकि अन्य में दावा किया गया कि लिंडर्ट पागल हो गया था और उसे लगता था कि स्वर्गदूत उससे मिलने आ रहे हैं। इतिहासकारों के अनुसार इन बाद की प्रकाशितियों का उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेख से कम और पाठकों को नैतिक मनोरंजन प्रदान करना अधिक था। यह दृष्टिकोण भी 18वीं सदी की पाप और दंड की उन कथाओं की शैली में पूरी तरह फिट बैठता है जो उस समय लोकप्रिय थी, क्योंकि पाठक को यह चेतावनी देने वाली कहानी मिलती थी कि जब आप भगवान से भटकते हैं तो क्या होता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि इन संस्करणों में सबसे अधिक आपत्तिजनक संस्करण 1730 में स्वर्ग का न्यायोचित प्रतिशोध एक उदाहरण शीर्षक के तहत प्रकाशित हुआ था। यह डायरी के सबसे प्रमुख पुनर्मुद्रणों और पुनर्लेखनों में से एक था। इस समय तक यह कहानी अंग्रेजी पाठकों के बीच पहले ही व्यापक रूप से फैल चुकी थी और प्रकाशक ने इस कहानी से और अधिक लाभ कमाने का अवसर देखा। जितना अनिश्चित था 1726 और 1728 संस्करणों की तुलना में 1730 का संस्करण लिंडर्ट की डायरी के साथ अधिक स्वतंत्रता लेता है। ये एक नैतिक संस्करण है जिसमें दैवीय दंड की थीम को बढ़ाकर लिंडर्ट के लिए सहानुभूति मिटा दी गई है। इसमें नए हिस्से जोड़ दिए गए जहां लिंडर्ट पछताता है, क्षमा मांगता है और पाठकों को चेतावनी देता है। अब यह कहानी जीवित रहने के बजाय पश्चाताप पर केंद्रित थी। तो यह सब सवाल उठाता है कि हमें निश्चित रूप से क्या सच पता है। खैर, सबसे पहले लिंडर्ट वाकई में था। उस पर एक युवा नाविक के साथ संबंध होने का आरोप लगा था और उसे एसेंशन द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। बाद में ब्रिटिश सैनिकों ने लिंडर्ट की डायरी में एक अस्थायी शिविर पाया और यह संभावना है कि लिंडर्ट की मृत्यु द्वीप पर अकेले ही निर्जलीकरण के कारण हुई थी। ये सभी ऐतिहासिक रूप से ठोस तथ्य हैं जो केवल उसकी डायरी से कहीं अधिक प्रमाणों द्वारा समर्थित है। हालांकि उसकी डायरी के अनुवादों को शाब्दिक रूप से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो भी बची हुई प्रतियां हैं वे खोई हुई मूल डायरी की नैतिक व्याख्याएं हैं। संभावना है कि उसकी डायरी के वे हिस्से जो जीवित रहने, पानी की बेतहाशा तलाश, पक्षियों और कछुओं को मारकर खाने और उनके खून तथा अपने मूत्र को पीने की बात करते हैं, वे सच हैं। हालुसिनेशन, राक्षसों के दर्शन और प्रेतात्माओं की यात्राएं हालांकि शायद मूल डायरी के अनुसार सच नहीं है, जिससे डायरी के बचे हुए अंशों को पूरी तरह सतही रूप में लेना संभव नहीं है। जो संस्करण आज तक बचे हैं वे मूल रूप से 18वीं सदी की नैतिक कल्पना कथाएं हैं, जो एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची कहानी से काफी कुछ उधार लेती हैं जिसे उसकी यौन प्रवृत्ति के कारण सताया गया था। आखिरकार लिंडर्ट की डायरी के पुनः प्रकाशित संस्करण हमें उस व्यक्ति के बारे में कम बताते हैं जिसने वास्तव में 6 महीने एसेंशन द्वीप पर जीवित रहकर बिताए, और कहीं अधिक यह बताते हैं कि 18वीं सदी का इंग्लैंड पाप को किस नजरिए से देखता था। तो अंत में यह सच है कि एसेंशन द्वीप बंजर, गर्म और सूखा है। यह भी सच है कि उस समय वहां समुद्री पक्षी और कछुए थे जो उसे भोजन दे सकते थे। यह कल्पना करना आसान है कि कोई आदमी खुद को जिंदा रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा हो, इस उम्मीद में कि कभी न कभी कोई जहाज पास से गुजरेगा। आखिरकार ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिनमें फंसे हुए लोग इसी तरह की परिस्थितियों में दिन प्रतिदिन जैसे तैसे गुजारा करते हैं, भोजन, पानी और असहनीय धूप से बचाव के लिए संघर्ष करते हैं। हालांकि अगर हम पूरे संघर्ष को सबसे आशावादी नजरिए से देखें तो शायद लिंडर्ट आखिरकार बच ही निकला। शायद उसे कोई गुजरता हुआ जहाज उठा ले गया और इसी वजह से कभी उसकी हड्डियां नहीं मिली। दुर्भाग्यवश यह भी शायद सिर्फ एक मनगढ़ंत कल्पना ही है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी से उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कहानी का सुझाव भेजा, कोई संदेश भेजा या टिप्पणी की।